हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, दुआ सलाम। केम छो, केमन अच्छी, आप लोग कैसे हैं? सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। माई सेल्फ राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशंस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमने पार्ट 2 में बात कर रखा ऑलरेडी, फिर भी हम कुछ और भी आगे इसमें बात करेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या तरीका अपन यूज कर सकते हैं। तो लुक हियर, एक मिनट, ओके। सो आ जाइए, आज का जो हमारा वीडियो है वो इंटीग्रेशन थर्ड, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन बाय, अरे यार, इंटीग्रेशन बाय substitution of trigonometric terms। Substitution of trigonometric terms, trigonometry terms। ठीक है, अब देखिए ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स को भी सब्स्टिट्यूट करके कैसे अपन इंटीग्रेट करेंगे इसकी बात करेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एज एग्जांपल आप यहां से देखिए, सपोज दैट अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है 1/x² प्लस a² dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमें नहीं मालूम कि इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट ये नहीं है। तो इस केस के लिए कहा जाता है कि जब कभी भी x² प्लस a² जैसा टर्म्स हो तो हमेशा वहां पे आप x को या तो a cot थीटा मान लो या a sin थीटा। जैसे आप देखोगे, लेट x इज इक्वल टू, मैं रखता हूं a tan थीटा, आप चाहें तो cot थीटा भी रख सकते हो। अब बात यह है कि जब आप x को a tan थीटा रखेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा थीटा के टर्म्स में, यानी कि dx की जगह d थीटा चाहिए। तो d थीटा कैसे आएगा? तो इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 और x का फंक्शन है तो dx से मल्टीप्लाई। उसी तरह a tan थीटा का हो जाएगा sec² थीटा और थीटा का फंक्शन है तो d थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए यहां पे हो जाएगा d थीटा, राइट। चलिए, यानी dx इज इक्वल टू आपके पास आ चुका है a sec² थीटा d थीटा इक्वेशन 2। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर x a tan थीटा है तो अगर मैं यहां से लिखता हूं तो x² कितना हो जाएगा? डेट बिकम a² tan² थीटा, राइट। ओके, अगर मैं इसको लिखता हूं x² प्लस a² तो ये कितना हो जाएगा? x² की जगह हो गया a² tan² थीटा प्लस a²। अब यहां से मैं a² कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस 1। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्या हो गया? sec² थीटा, यानी कि हो जाएगा a² sec² थीटा, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। चलो, तो जब आप इसको रखेंगे तो i इज इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² की जगह डायरेक्टली ये वाला a² sec² थीटा और d थीटा की जगह dx की जगह पे हो जाएगा a
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए ये ए से ए गेट कैंसिल, ये गेट कैंसिल, तो बचेगा 1/a डी थीटा। अब यहां से आप देखें तो a कॉमन है, कांस्टेंट है मतलब बाहर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा प्लस सी। अब थीटा आपको निकालना है कि थीटा कितना आएगा। ध्यान दें, x इज इक्वल टू आपने माना a tan थीटा, तो यहां से अगर मैं लिखता हूं तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/a, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x/a। तो यहां से रखोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन करने का तरीका हुआ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक टर्म्स। तो मुझे जहां तक लगता है कि यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इमेजिन करो कि I इज इक्वल टू 1/√a² माइनस x² dx है। तो जब ये अंडर रूट में हो जाता है तो इस केस में x को या तो cos थीटा या a sin थीटा मानते हैं। देखिए x को एक ऐसा वेरिएबल मानते हैं ताकि वो एक न्यू वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, साथ ही साथ वो रूट से बाहर भी आ जाए। क्या हो जाए? न्यू वेरिएबल में तो कन्वर्ट हो ही, साथ ही साथ वो रूट से बाहर आ जाए। ये चीजें भी ध्यान रखनी है आपको। चलिए इस चीज की चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे इस तरह के केस में मैंने क्या बताया कि या तो x को a cos थीटा या a sin थीटा मान लेते हैं। सो मैं मान लेता हूं लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा। आप चाहो तो sin थीटा मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब फिर डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि dx को d थीटा चाहिए होगा, तो हो जाएगा x का फंक्शन तो dx, उसी तरह हो जाएगा a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस sin थीटा, और थीटा का फंक्शन तो मल्टीप्लाई कर दोगे डी थीटा से, तो यहां से dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस a sin थीटा इंटू डी थीटा। करेक्ट, इक्वेशन सेकेंड। दूसरा a स्क्वायर माइनस x की जगह पे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो यहां से अगर आप a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। करेक्ट, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 1/√a²। a स्क्वायर की जगह डालोगे अपन एज इट इज a स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर। चलो अच्छा, पूरा अपन सोल्व कर ही चुके हैं तो फिर इतना लफड़ा क्यों? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपन सोल्व कर चुके हैं। ये बेसिकली जो है क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ही तो है। तो डायरेक्टली लिख देता हूं a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह माइनस a साइन थीटा डी थीटा। तो यहां से अगर देखोगे तो 1/√, अच्छा ये रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा a साइन थीटा माइनस a साइन थीटा इंटू डी थीटा। a से गेट कैंसिल, थीटा से थीटा गेट कैंसिल, तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी थीटा, तो माइनस थीटा प्लस सी। और फिर आप थीटा यहां से निकाल सकते हो, कहां से? यहां से डायरेक्टली मैं लिखता हूं कि cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा x/a, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स, तो यहां से इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x/a प्लस सी। तो इस तरह के इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन यूज करते हैं। कई बार कई अदर टर्म्स अपने को रखना पड़ सकता है, तो ध्यान देना हमेशा कि जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का टर्म्स आता हो, वहां पे एज यूजुअल
x को a tan थीटा या a cot थीटा मानते हैं, जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा टर्म्स आता हो, वहाँ पे जनरली हम कोशिश करते हैं कि x को a cos थीटा या a tan थीटा माना जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई इंटीग्रेशंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है या फिजिकल मीनिंग क्या होता है, या व्हाट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए आ जाते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए। सो लिखते हैं अपन ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आ जाइए। ठीक है, अब सपोज दैट कि y जो है x का फंक्शन है और मैं रैंडमली इसकी ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। ध्यान दोगे सारे बच्चे, ये x ये y और इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर लेता हूं, कि रैंडम मान लेता हूं कि इस तरीके का कोई ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। एक मिनट, इस तरीके का कोई ग्राफ है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो x1 मान लेता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो y1 मान लेता हूं। इसके करस्पॉन्डिंग जो x है वो x2 मान लेता हूं और इसके करस्पॉन्डिंग जो y है वो y2 मान लेता हूं। करेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एरिया बताओ, दिस एरिया ये वाला एरिया बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? अब आप कहोगे सर ये एरिया कैसे बता सकते हैं, मैं पूछूंगा क्यों नहीं बता सकते, तो आप कहोगे सर हमने जो एरिया पढ़ा है वो ट्रायंगल का पढ़ा है, रेक्टेंगल का पढ़ा है, स्क्वायर का पढ़ा है, कोन का पढ़ा है, सिलेंडर का पढ़ा है, स्फीयर का पढ़ा है, सर्कल का पढ़ा है, लेकिन ये तो किसी शेप में है ही नहीं, ये कोई भी स्टैंडर्ड शेप में नहीं है, तो इसकी एरिया आप कैसे फाइंड कर सकते हो? एग्जैक्टली, वाकई में हम जो अभी तक मैथ पढ़ रहे हैं उसके बेसिस पे इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसी एरिया को फाइंड करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक जो कंसेप्ट दिया डेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो अपन देखेंगे इंटीग्रेशन का यूज कैसे अपन यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा यहां से, देखिए यहां से x दूरी पे मैं जाता हूं, ध्यान दोगे, यहां से मैं x दूरी पे गया और ये एक छोटा सा स्ट्रिप सेलेक्ट कर रहा हूं जिसकी थिकनेस dx ले रहा हूं। ध्यान दोगे, एक छोटा सा स्ट्रिप सेलेक्ट कर रहा हूं जिसकी थिकनेस आप dx लोगे। x दूरी पे गया और dx थिकनेस का, यहां ध्यान दो, x दूरी पे गया और dx थिकनेस का एक छोटा सा स्ट्रिप लिया। अब इस स्ट्रिप को अगर मैं साइड में बनाता हूं खोपचे में, तो आप कहोगे सर ऐसा स्ट्रिप है ये थिकनेस कितना, तो ये dx। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इसकी वैल्यू है ये y है, ये y, यानी कि ये वाली लेंथ हो जाएगी y। तो मैं पूछूंगा कि छोटे से एरिया, छोटे से स्ट्रिप का एरिया कितना होता है, आप कहोगे लेंथ इंटू विड्थ। क्यों? क्योंकि ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है। करेक्ट है भी। अब फिर से क्वेश्चन पूछोगे कि सर यहां से एरिया कैसे आएगा, तो मैं क्या कहूंगा समझना कि अगर मैं एक मिनट, हाँ, मैं कहूंगा कि अगर मैं इस वाले पार्ट का एरिया फाइंड कर लूं, एक मिनट कहां गए, मैं अगर कहूं कि इस वाला पार्ट का एरिया फाइंड कर लूं, तो आप कहोगे सर कर सकते हो, जैसे इसका किए हो। इस वाला का फाइंड कर लूं, सर कर सकते हो। इस वाला का फाइंड कर लूं, सर कर सकते हो। तो अगर इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स की एरिया को अगर ऐड कर दूं तो टोटल एरिया मिल जाएगा। अब छोटे छोटे कितने स्ट्रिप्स बनेंगे, 10 तो बनेंगे नहीं, 15 तो बनेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा बन सकता है, इनफिनाइट नंबर बन सकता है। लेकिन इतना पता चलेगा कि पूरे एरिया अगर निकालना है
तो छोटे छोटे जो स्ट्रिप दिख रहा है इनकी एरिया को ऐड करना है। अब इस स्ट्रिप का एरिया कोई ज्यादा एरिया तो होगा नहीं, वेरी वेरी स्मॉल एरिया होगा। तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, समेशन ऑफ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी अगर करना हो तो इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो इसलिए कंप्लीट एरिया अगर निकालना हो तो एक छोटे से स्ट्रिप के एरिया को अपन इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखो एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यहां से अब देखिए ये कहां से कहां मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा x1 से x2 तक। तो ये गया x1 से x2 तक, राइट। अब आप देख लो, तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। यहां से क्या पता चल गया, नोट करके लिख लेते हैं अपन कि किसी भी कर्व का जो एरिया होता है या किसी कर्व और एक्सिस से मिलकर जो बनने वाला एरिया होता है, उस एरिया को हम आसानी से निकाल सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन करके। तो लिखते चलोगे एरिया अंडर कर्व एंड एक्सिस कैन बी कैलकुलेट बाय इंटीग्रेशन, या इसको दूसरे टर्म्स में भी कह सकते हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट बाय इंटीग्रेशन। दूसरा पॉइंट देखो, और सिंपली कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन गिव अस एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सिस। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। यहां आ जाओ, चलिए बहुत खूबसूरत देखिएगा, ठीक समझिए। जैसे अगर मैं आपसे फिर से एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या था। x है, y है, मान लिया जाए कोई फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शंस को अगर आप यहां से ज्वाइन कर दो तो देखो इस कर्व और x एक्सिस से मिलके ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया आप इंटीग्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो। ये कितना होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। इसी केस में अगर कोई बोलता है सर ये वाला एरिया निकालना हो, ये वाला एरिया तो निकाल सकते हैं सर। तो ये वाला एरिया अगर निकालना हो तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ये बताएगा, ये यहाँ बताएगा एरिया, मैं लिख देता हूँ क्या किसका मतलब है, देखोगे ये बताएगा एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस, एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये बताएगा एरिया अंडर कर्व एंड वाई एक्सिस। चलिए अब एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो छोटा सा क्वेश्चन, पहला फाइंड एरिया अंडर कर्व and x-axis for a function y is equal to x from x is equal to 1 to x is equal to 2। अब इस एरिया को निकालना है, या x is equal to 0 से 2 कर दो पहले, क्योंकि मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा इसलिए 0 ले लेता हूं सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। पहला आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर दो बाय इंटीग्रेशन, पहले मैं इंटीग्रेशन से करता हूं बाय इंटीग्रेशन, ध्यान दोगे तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y dx, क्योंकि आपसे x एक्सिस के साथ पूछा है और y की वैल्यू कितनी है x के इक्वल, तो x dx
और लिमिट कहाँ 0 से 2। अब सोल्व कर लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ 0 से 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 माइनस 0 यानी कि 2 हो जाएगा। दूसरा मेथड से बताता हूँ। तो ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ग्राफ प्लॉट कर लो y और x। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है इसलिए ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब आपको एरिया फाइंड करना कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 तक। मान लो x इक्वल टू 2 है, ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2, और यहाँ पे एक्चुअली x इक्वल टू वाई है तो हो जाएगा 2, 2। तो इसकी हाइट भी 2 हो जाएगी, तो बेस इंटू हाइट 2। क्या एरिया फिर से 2 आ रहा है? अब कहोगे सर यहाँ पे इंटीग्रेशन से ज़्यादा आसान है, ग्राफिकल है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका ग्राफ आपको मालूम है। लेकिन अगर एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जिसका आपको ग्राफ मालूम नहीं हो, फिर उस केस में आप कहोगे सर इंटीग्रेशन वाला ही केस आसान है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लिख लो यहाँ तक फटाफट सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन और फटाफट मान लिया जाए कि अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है, फाइंड एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1। तो सिंपल, अब इसका ग्राफ आप प्लॉट करने जाओगे तो आप कहोगे सर नहीं मालूम इसका ग्राफ कैसा है, तो डायरेक्टली एरिया निकाल लो। क्या हो जाएगा? y dx, लिमिट हो जाएगा 0 से 1, और y की वैल्यू रख दो। y कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा dx, लिमिट कितना है? 0 से 1। अब आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, लिमिट ले लो 0 से 1, तो हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2 प्लस 2, बाकी वाला 0 हो जाएगा। सोल्व कर लो इसको फटाफट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 6, 2 माइनस 3 प्लस 2, तो हो जाएगा माइनस 1/6 प्लस 2, यानी कि 11/6 आ जाएगा आंसर, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है। इसमें और सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे किसी रिंग के एरिया फाइंड करना, तो ये लॉट ऑफ थिंग्स कर सकते हैं। तो वो एडिशनल है, तो मैं उसको एडिशनल इंटीग्रेशंस करके डाल दूंगा। फिलहाल बेसिक जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो आईआईटी एडवांस के स्टूडेंट हो या नीट के स्टूडेंट हो, यहाँ तक उनको समझना जरूरी है, और ये उनके जहन में यहाँ तक होना चाहिए। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो एडिशनल आएगा, राइट। चलिए, सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज मैं आपसे फिर से इजाजत लेता हूँ। हमारी मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। एक मिनट।